साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत कर लेता हूं भाई। तो मेरे साथियों पिछली सभा में हमने क्लास 11 के जो चैप्टर था समुच्चय, उसके क्या क्या चीजों को सीख लिया था पिछली सभा में। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, तो कौन कौन सी विधि होती है? दो। एक होती है हमारी रोस्टर रूप और दूसरी विधि कौन सी होती है? समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या कहती है यार? रोस्टर रूप सीधी ये कहती है कि सभी अवयवों को सूचीबद्ध करिए और सभी अवयवों को अलग अलग करके किससे लिखिए? अलग अलग अवयव लिखिए, यानी कि अवयवों की पुनरावृत्ति मत करिए और अवयवों को अर्धविराम से अलग कर दीजिए। तो और हमारी समुच्चय निर्माण रूप क्या कहती है? सबसे पहले आप अवयवों में कोई एक समान गुण होगा उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के तत्पश्चात एक्स लिखें। इसके एक्स जो हमारा आता है समुच्चय के अवयवों के लिए आता है। उसके पश्चात हम कोलन लिखें। जो हमारा कोलन आता है वो समुच्चय के यानी कि एक्स के लिए आता है। उसके पश्चात जो हमारा एक समान गुण है सब में उसको लिखें। उसके पश्चात कर्ली ब्रैकेट के साथ इसे बंद करके लिख दें। तो मेरे साथियों आज की सभा में और हमने सवाल नंबर एक्सरसाइज सवाल के यानी कि एक्सरसाइज जो 1 थी ना 1.1 उसके सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज सवाल नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे एकदम शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। तो मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपके भाई मेरे साथियों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई एक्सपेक्ट ही मत करना कि आपके कुछ भी समझ में आ जाए। तो मेरे साथियों सवाल नंबर तीसरे से शुरुआत कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरा सवाल हमारा कहता है भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पकड़ लेते हैं और इसमें सवालों को सॉल्यूशन करना शुरू कर लेते हैं। तो सवाल तीसरी क्या कहते हैं? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। यानी कि हमारे को क्या दिया होगा? समुच्चय निर्माण रूप दिया होगा और हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला सवाल दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है? देखें जो हमें पहला दिया हुआ है वो क्या है भाई? क्या दिया हुआ है पहला भी करते हैं, देखते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है ना हमने, वो दिया हुआ है ए, यानी कि ए क्या है हमारा? समुच्चय। एक्स कौन सा रूप दिया हुआ है? एक्स। ये एक्स किसके लिए आया भाई? एक्स समुच्चय के अवयवों के लिए आया है या नहीं आया है ना? ये कोलन ये एक्स के लिए आया है। ये किसके लिए आया है भाई? एक्स के लिए। तो एक्स कोलन एक्स क्या दिया हुआ है? एक पूर्णांक है। एक्स एक क्या है? पूर्णांक है भाई। क्या है? एक पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब समझते हो? जेड, पूर्णांकों का समुच्चय। और आपको लिमिट दी हुई है माइनस, मतलब एक्स कहां से कहां तक है? एक्स है भाई -3 से 7। ये आपको गिवन है। क्या ये आपको गिवन है? तो कह रहा है कि इसको आप रोस्टर रूप में लिखें। तो रोस्टर रूप का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या हो, हमें अवयव पता हो, फिर अवयव को हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अर्धविराम से अलग अलग करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर कर लिख देते हैं। तो मेरे साथियों क्या क्या है भाई? पूर्णांक यानी कि -2। एक्स हमारा -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -2 क्या क्या फाइंड आउट करेंगे हम आपसे? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारी क्या क्या संख्या आएंगी? तो हमारा जो रोस्टर रूप है ना, रोस्टर रूप क्या आएगा उसका? इसका जो रोस्टर रूप आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू भाई ए इज इक्वल टू मजले ब्रैकेट कर्ली कोष्टक, अरे मजला ब्रैकेट यहाँ आएगा, मतलब कर्ली कोष्टक कर्ली ब्रैकेट जो भी है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। कितना भाई? 6। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो कोई दिक्कत कोई समस्या थोड़ी है, आराम से हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अब क्या करते हैं? इसको अब दूसरे सवाल की तरफ कर लेते हैं। तो दूसरे का दूसरा है क्या कहता है? तो दूसरे का दूसरा क्या कहता है? वो ये कहता है कि बी यानी कि दूसरा सवाल क्या कहता है? मेरे साथ आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप सीखेंगे, उसके तत्पश्चात रोस्टर रूप से हम समुच्चय निर्माण रूप सीखेंगे। तो भाई बी क्या है? बी क्या कहता है? एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम, किससे कम भाई? अरे किससे कम यार? 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या है। क्या है भाई? प्राकृत संख्या। किससे कम है वो? अरे किससे कम है? 6 से कम है। और 6 से कम प्राकृत संख्या दिमाग में सुनते ही आ गई होंगी। अरे प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो क्या है? क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 भाई कितना आएगा? तो हम लिख देते हैं किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 मजला कोष्टक
और अर्धविराम से हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं मेरे साथ। जो अगला सवाल क्या है, x दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मेरे साथ ध्यान सुनिए, x दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके हमारे अंकों का योगफल 8 हो जाता है। सोचो, आप अपने मन में सोचिए, आप अपने मन में सोचिए कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं जिनका अंकों का योगफल 8 हो। लेट्स थिंक, सोचो, लेट अस थिंक। हम सोचते हैं क्या है, तो वो है, सोचो, क्या 4 और 4 दो अंकों की एक संख्या है? बिल्कुल है। और इसका अंकों के ऊपर 8 हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। हो रहा है ना भाई। और 7 1 का भी 8 हो रहा है, 1 7 का भी हो रहा है, 5 3 के अंकों का योगफल भी 8 आ रहा है, 3 5 के अंकों का योगफल भी 8 आ रहा है। तो मेरे साथ 2 6 के अंकों का योगफल भी 8 आ रहा है। तो फिर 6 2 के अंकों का भी योगफल 8 आएगा। तो हम इसको रोस्टर रूप में लिख देते हैं। किस तरह लिखेंगे देखें, रोस्टर रूप सी समुच्चय 1 7 7 1 2 6 6 2, तो 2 6 6 और 2, फिर 3 5 5 3 3 5 और 5 3, फिर 4 4, कितना भाई 4 4। अब इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके अंकों का योगफल 8 हो सकता है। बताइए, कोई अंकों का योगफल 8 हो सकता है क्या? कोई और संख्या है ऐसी? नहीं है, नहीं है। यानी कि 1 7 और 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4, यही है जिनके अंकों का योगफल 8 हो सकता है। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर चौथा, x एक अभाज्य संख्या है। क्या है भाई? अभाज्य संख्या जो 60 की क्या है, भाजक है। यानी कि 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं उस संख्या से, अभाज्य से, तो 60 इजीली डिवाइड हो जाता है। तो देखें भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका अभाज्य गुणनखंड एक तो वो स्वयं हो और एक हो, बस यही अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2, सोचिए 2 2 में 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं 2। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। और 2 का भाग क्या 60 में जाता है? 2 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। कितनी बार? 30 बार। और इसके अलावा 3 का भाई 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड भी क्या है? 1 और 3। तो 3 भी 60 को डिवाइड करता है या नहीं करता है ना भाई। इसके पश्चात हमारे 5 क्या है? 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अरे 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 भी क्या करता है? 60 को डिवाइड करता है, कितना करता है ना, तो 60 को डिवाइड करता है। तो ये 2 और 3 और 5 यही एकमात्र ऐसी संख्या है अभाज्य जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो इनको हम क्या लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई? रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं यार, रोस्टर फॉर्म क्या है। तो सवाल चौथा है डी, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म आएगी वो आएगी क्या भाई? मजला कोष्टक। कौन सा कोष्टक? मजला कोष्टक। 2 3 और 5, क्या सभी अवयव अलग अलग हैं? कोई रिपीट है या नहीं है? बिल्कुल, कोई भी रिपीट नहीं किया हमने। सारे के सारे हमारे अवयव अलग अलग हैं। 2 3 और 5 सारे के सारे अलग है ना भाई। और अर्धविराम हमने लगा दिया है, मजला कोष्टक भी लगा दिया है। दैट्स रोस्टर रूप। कौन सी रूप? रोस्टर फॉर्म। अब अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। जो अगला सवाल है हमारा पांचवा, क्या कहता है भाई? पांचवा कहता है ट्रिग्नोमेट्री। अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के जो अक्षर हैं इनका समुच्चय बनाइए। किस रूप में? रोस्टर रूप में। सीधी सिंपल सी बात है, जो जिस रूप में देता है ना सवाल, उसी के रेस्पेक्ट हम, यानी कि कैपिटल में दे तो कैपिटल में लेकर करते हैं, अगर स्मॉल में दे तो हम स्मॉल में कर देते हैं। कौन? समुच्चय बना देते हैं। तो देखते हैं भाई क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री का होता है त्रिकोणमिति। कौन सी मिति? त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिभुजों की भुजाओं को मापना। तो देखते हैं भाई, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है? तीसरे का पांचवा, ट्रिग्नोमेट्री। TRIGNOME, ट्रिग्नोमेट्री। कितनी भाई? ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको इसका क्या बनाना है?
अरे यार रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म सूचीबद्ध रूप यार। कौन सा रूप भाई? सूचीबद्ध रूप। तो देखें मजला कोष्टक। सबसे पहले क्या करेंगे, अवयवों को लिखेंगे और जो रिपीट आ रहा है उसको केवल कितनी बार लिखेंगे? एक बार। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमने लिख दिया, मान लीजिए टी। क्या लिख दिया? टी। फिर हमने अर्ध विराम लगा दिया। कौन सा विराम लगा दिया? अर्ध विराम। उसके तत्पश्चात आर, आर लिख दिया। फिर हमने आई, आई लिख दिया। आई के तत्पश्चात जी, जी के तत्पश्चात एन और एन के तत्पश्चात ओ। फिर हमने एम, फिर हमने ई। अब यहाँ आपको थोड़ा सा सांस लेना होगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्यों? अब क्यों रुकना पड़ेगा देख लीजिए। देखिए क्योंकि टी, टी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो टी का हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि रोस्टर रूप में हम रिपीट ही नहीं करते हैं। तो टी नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे, आर ऑलरेडी पहले ही हमारा आ चुका है। वाई, वाई लास्ट में हम लिख देंगे वाई। तो ये क्या है हमारी? दिस इज रोस्टर फॉर्म। यही हमारी क्या है भाई? रोस्टर फॉर्म। अब अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। तो अगला सवाल वो क्या कहता है? वेटर। वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो घटा क्या है भाई? वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो वेटर, वेटर का सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर, बी ई डबल टी ई आर। क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई? रोस्टर फॉर्म। तो देखते हैं समाकलन। बी अर्ध विराम। कौन सा विराम यार? अर्ध विराम। उसके बाद ई। क्या? ई। टी। क्या हम टी का रिपीट करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते यार, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है? अवयवों की पुनरावृत्ति। तो देखें भाई टी, फिर उसके पश्चात ई। ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ई भी ऑलरेडी हमारा आ चुका है। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? केवल और केवल आर। क्या लिखेंगे भाई? आर। और मजला कोष्टक करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो यही हमारा रोस्टर रूप है। तो सवाल नंबर 4 की तरफ मूव कर लेते हैं भाई। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? इसको भी एकदम इजी मेथड से करके देखते हैं क्या नहीं है और क्या है इसमें। तो सवाल नंबर हमारा चौथा, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस बार आपको क्या दिया हुआ है? रोस्टर रूप दिया हुआ है और रोस्टर रूप को आपको समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखते हैं भाई कैसे होता है। देखें सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर हमारा चौथा क्या कहता है? चौथे का जो पहला है वो है 3। पहला क्या है? हमें रोस्टर रूप गिवन है 3, 6, 9 और 12। आप देखते ही पहचान सकते हो कि ये क्या है। अरे ये क्या है यार? 3 का गुणज। क्या है भाई? 3 का गुणज। अरे सीधा सीधा दिख रहा है 3 का गुणज, फिर 6, फिर 6 का 9, 9 का 12 आ रहा है। तो ये 3 का गुणज नहीं हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? 3 का गुणज। तो हमें क्या फाइंड आउट कर लिया? एक विशिष्ट गुण। कौन सा गुण? एक समान गुण। अरे कौन सा गुण यार? एक समान गुण क्या है? कि ये 3 का गुणज है। तो आगे देखते हैं रोस्टर रूप सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो देखें भाई एक्स, एक्स किसके लिए आया? इन अवयवों के लिए। और जो हम सच दैट या कोलन जिसके लिए होता है वो किसके लिए आता है? एक्स के लिए। तो हम क्या लिखते हैं? सच दैट। तो हमने ये लिख दिया भाई सच दैट। इसके बाद फिर x बराबर 3n। मैंने 3n लिख दिया तो कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा थोड़ी ना हो गई 3n लिखने से। अरे यार n की वैल्यू हम 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर n की वैल्यू हम 2 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 12। तो देखें n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, और ये बड़ा वाला कैपिटल N क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है दिस रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, नेचुरल नंबर सेट। और n का जो मान है हमारा क्या क्या है? कितने तक है? 1 से 4, 1 से 4 यानी 4 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। व्हाट इज दिस? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। यही हमारी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म। और लगा देना यहाँ पर, यही हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दूसरा सवाल क्या कहता है? 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। तो देखते हैं, इसको करते हैं आराम से इजी मेथड से। 2, 4, 8, 16, 32। तो भाई चौथे का हमारा जो दूसरा है वो क्या कहता है? अरे क्या कहता है यार? 2, 4, 8, 16, 32। तो मतलब ब्रैकेट हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि कौन सा रूप गिवन है? रोस्टर रूप। तो देखें 2,
4 8 16 32, 2 4 8 16 और 32। देखें भाई, अरे यार 2 4 8 16 और 32। देखते हैं कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। देखें 2 की पावर n, क्या ये इसी रूप में है? बताइए है या नहीं? अरे है ना। देख 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 2 की पावर 3 मीन्स 8, और 2 की पावर 4 अरे 2, 2 की पावर रेज टू द ऑफ एन, यानी कि n तक पावर को हम बढ़ा देंगे। तो देखें भाई 2 की पावर 4 कितनी, 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 5 मीन्स 32, 32 भी आ रहा है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए सबसे पहले लिखते हैं क्या, x जो हमारे समुच्चय के अवयवों के लिए आएगा, फिर हम लिखेंगे क्या भाई, अरे क्या लिखेंगे यार, कोलन। कोलन का होता है जिसके लिए, और अंग्रेजी में सच दैट x बराबर कितना, x बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n बिलोंग टू n, और जो हमारा n है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है इप्सिलॉन। कौन सा इप्सिलॉन चिन्ह है ये, इप्सिलॉन। और लिमिट भी तो है ना कुछ ना कुछ। अरे यार n हमारा 1 और 5, इससे अधिक नहीं हो सकता। जैसे ही 6 होएगा 64, और 64 हमारा रोस्टर रूप में हमें समुच्चय में गिवन ही नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं मेरे साथियों। अगला सवाल है 5 25 125 और 625, 5 25 125 और 625। तो देखे भाई सवाल हमारा तीसरा क्या कहता है, अरे चौथे का तीसरा क्या कहता है, तो चौथे का तीसरा सिर्फ इतना सा कहता है, मैं हूं इसी टाइप का सवाल, सिर्फ क्या कर लेता हूं मैं थोड़ा सा रूप चेंज कर लेता हूं आपको चेक करने के लिए। तो मेरे साथ देखें भाई क्या है, 5 25 125 और 625। क्या ये, अरे क्या ये 5 की पावर n, किसकी पावर n भाई, 5 की पावर n वाला नहीं बन जाएगा क्या? बताइए 5 की पावर n यानी कि 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, और 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 4 मीन्स कितना भाई, अरे कितना यार 625, कितना भाई 625। तो भाई अब क्या करा जाए बताओ, अब क्या करा जाए, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, अरे सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं और क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कुछ नहीं है x, फिर हम कोलन लगाते हैं यानी सच दैट, अरे क्या लगाते हैं, सच दैट, फिर x बराबर क्या भाई, x बराबर उसके बाद क्या लिखते हैं 5 की पावर n, और ये n बिलोंग टू n, और ये n की जो लिमिट है भाई, n कहां से कहां तक है, कितना हो सकता है, तो भाई n हो सकता है मेरे दोस्त मेरे साथी 1 और 4 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 4 5 की पावर 4 का 625 आ जाता है। तो देखें भाई 1 और 4 मजला ब्रैकेट, दैट्स दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म वी नीड। तो मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 4 6, 2 4 6 देखते हैं, और आगे चलता ही जा रहा है, अरे क्या करता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो देखें भाई क्या है, चौथा सवाल क्या है, देखें भाई चौथा सवाल है मजला कोष्टक, कौन सा, करली ब्रैकेट, 2 4 6 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्या चलता ही जाएगा, मजला कोष्टक, कौन सा कोष्टक भाई, मजला कोष्टक यार, मजला कोष्टक। देखें 2 4 6 चलता ही जाएगा, चलता ही अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट, अरे कौन सा सेट यार, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। आगे जब समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे तो इन सभी को सीखेंगे एक साथ में। तो देखते हैं इनफाइनाइट सेट, कौन सा सेट भाई, इनफाइनाइट सेट। अब आप मुझे एक बता दीजिए ये कौन से प्राकृत नंबर है, कौन से नेचुरल अंक है, ओड या इवन, बताइए ओड या इवन, अरे इवन है ना यार, सम है, सम नहीं है, 2 सम नहीं है, 4 सम नहीं है, 6 सम नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
किनका समुच्चय भाई? समपराकर संख्याओं का समुच्चय। तो यार ये समपराकर संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको लिखने के लिए क्या दिक्कत है? सम मतलब 2 की पावर n, दैट्स सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x, तो हमारा समुच्चय के अवयवों के लिए आता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोलन। क्या लिखेंगे भाई? कोलन, फिर x, फिर x, फिर x बराबर 2n। कितना भाई? 2n। और जो हमारा n है दैट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमारा प्राकृत संख्याओं को बिलोंग करता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को संबंधित है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से संबंधित है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, अपरिमित है, अनंत तक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक आखिरी सवाल है मेरे साथियों, आज की सवाल का हमारा आखिरी सवाल है, तो इसको देखते हैं क्या कहता है। सवाल 5 क्या कहता है? देखें भाई, मजला कोष्ठक 1 4 9 चलता ही जाएगा और 100 पर खत्म हो जाएगा, 100 पर खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथियों सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। 1 किसका वर्ग है? 1 किसका स्क्वायर है? बताइए, 1 किसका स्क्वायर है? 1 तो यार 1 का स्क्वायर होता है ना यार। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। और उसके बाद हमें 9 दिया हुआ है, ये 9 किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का। और हमारा 100 किसका स्क्वायर होगा मेरे साथियों? 100 तो हमारा 10 का ही स्क्वायर हो सकता है यार। तो क्या करते हैं, इसको हम किस रूप में लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। और स्क्वायर को लिखने के लिए हम सीधे सीधा लिखेंगे n का स्क्वायर। क्या भाई? n का, अरे यार n का स्क्वायर। तो देखे भाई, x जो हमारा समुच्चय के अवयवों के लिए आता है, फिर कोलन जिसका अर्थ होता है जिसके लिए, या सच दैट इंग्लिश में। x बराबर n स्क्वायर। कितना? n स्क्वायर। n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो हमारा ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से संबंधित है। उसके बाद क्या करेंगे भाई? n, यार इसमें कुछ लिमिट है, क्योंकि 100 के आगे कोई हमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो यार देख, ऐसे कर देते हैं 1 उसके बाद 10, दैट्स सेट बिल्डर फॉर्म। यही तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मेरे साथियों, अगर आपको आज की सभा अच्छी लगी हो यार, कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर आपको क्लास 11 और 12 और नेशनल डिफेंस अकेडमी की कंप्लीट मैथ को लेकर आएंगे मेरे साथियों। चाहे कितना भी एफर्ट लगाना पड़ जाए, परंतु कंप्लीट मैथ एकदम, और आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर करवा के रहेंगे। दैट्स व्हाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग।